बताऊंगा। उसकी एक नोटबुक होती है, उसको हम गूगल कोलैब इसको बोलते हैं। तो आपने लिखना है गूगल कोलैब। क्यों लिख, ये पहला लिंक आता है गूगल कोलैबोरेटरी का। ये आपको मैं शेयर भी कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपने इसको साइन इन करना है। आप अपने जीमेल अकाउंट से इसको साइन इन करेंगे। यूजर नेम पासवर्ड देंगे और ये आपके सामने गूगल खुला है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे फाइल में जाना है और न्यू नोटबुक करनी है। आप आपकी ये वो पाइथन का। आवाज मेरी कट कर, सबको आवाज कट कट के आ रही है या सिर्फ इसी को आ रही है? आवाज कट कट के आ रही है। अभी ठीक है आवाज? अभी आवाज ठीक आ रही है जी? अच्छा। अच्छा बेटा, अभी ये क्या हुआ कि आपने गूगल कोलैब को ओपन करना है। इसको कैसे का आपने करना है, लिंक मैंने आपके यहाँ पे सेंड कर दिया है। आपने इस पे क्लिक करना है, अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपने फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करना है, न्यू नोटबुक। तो न्यू नोटबुक आ जाएगी आपके सामने। अब आपने इसको रीनेम कर लेना है यहाँ से। यहाँ पे अगर आप लिखते फर्स्ट अंडरस्कोर लेक्चर, वो खुद सेव भी कर लेती है। तो अब ये सेव हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर आपके पास ये एक एरिया है। आप इस कोड को क्लिक करेंगे तो ये एक और लाइन के लिए कोड आ जाएगा, दूसरी दफा क्लिक करेंगे दूसरा आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट के लिए आ जाएगा। आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, यानी कि कोड अगर ऐड ना करना हो, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारा डिलीट हो गया। तो आपने कमेंट्स देने हो, कोड देना हो, तो आप कोड के अंदर भी इसको कर सकते हैं। आप कोड का यहाँ पर कोड लिखना होगा। मिसाल के तौर पर मैंने अपना नाम प्रिंट, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैं अपना नाम लिखूंगा। तो पाइथन में किसी चीज को प्रिंट करने के लिए आपने सिर्फ एग्जीक्यूट करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जब पहली दफा करते हैं तो ये गूगल के सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, और पहली दफा ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अब ये कनेक्ट हो गया। जब ये कनेक्ट हुआ है तो अब देखें कि इसमें व्यू रिसोर्सेज पे जाएंगे। ये देखिए, मैंने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया और व्यू रिसोर्सेज पर आ गया। तो यहाँ पर आपको 12 GB रैम मिल चुकी है और तकरीबन 107 GB डिस्क मिल चुकी है। ठीक है, तो ये गूगल वालों ने आपको फ्री दिया हुआ है। इस फ्री का सिर्फ ये फायदा है कि अगर आपका आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई आपको मैंने टास्क असाइन किया है, तो आप इसी को यूज करें, ताकि ये आपके जीमेल अकाउंट में सेव हो जाता है। और फिर जब आप कॉलेज में आके जब इसकी प्रेजेंटेशन देते हैं, कॉलेज में आके इसकी प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आप इसी फाइल को ओपन करेंगे और यही इसको रन करके रन करके तो आप अपना कोड व्यू करवा सकते हैं कि सर ये मैंने टास्क किया है। और अगर फर्ज करें आपने अपने कंप्यूटर में किया है, तो वहां पर जो आप फाइल बनाएंगे वो अपने
यूएसबी में डाल के लिए हैं तो यहाँ पर किसी सिस्टम पर हम चला सकते हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आज जो पहला मेथड है कि आपने पाइथन का कोड कहाँ पर लिखना है, तो आपने ये गूगल कोलैब में आके उसकी एक नोटबुक में लिखना है। ठीक है, पहला तरीका ये है। ठीक है। तो डाउनलोड मैंने इसलिए करवाया कि कल मैं आपको, जब नेक्स्ट क्लास होगी तो जो आपके कंप्यूटर तो चलो लेके जाओ। ये बेटा जरा पार्टिसिपेंट्स मलक नबील को म्यूट कर देते हैं। निमराग भी ऐसे चले ठीक हो गया। अच्छा, तो आज जो एक पहला तरीका है कि हम इसके इसके थ्रू कोड लिखा करेंगे। तो इसका तरीका मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है कि ये वाला लिंक मैंने आपको सेंड किया है। आप गूगल कोलैब लिखेंगे, COLAB, और गूगल कोलैब लिखेंगे तो ये पहले नंबर पर है। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। फिर आप अपना जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर आपने फाइल में जाके न्यू नोटबुक करनी है तो न्यू नोटबुक ओपन हो जाएगी, जिस तरह ये ओपन हुई थी। और यहाँ पे इसका आपने नाम चेंज कर लेना है। तो गूगल कोलैब में पाइथन की जो फाइल बनेगी उसका जो एक्सटेंशन होती है IPYNB है। तो आपने इसको इस तरह सेव, ये खुद ब खुद सेव करता है। अगर ना भी हो तो यहाँ पर सेव की ऑप्शन होती है फाइल के अंदर, किधर की, ये कंट्रोल S, तो ये सेव कर देता है। तो देखिए, अगर मैंने प्रिंट करना है तो मैं ऐसे करूंगा, ये प्रिंट हो गया यहाँ पर। तो जो शुरू में आपके जो लेक्चर्स होंगे वो आपको थोड़ा सा बिल्कुल इजी लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम इसको सीखना शुरू कर देंगे, इसके एनवायरनमेंट का आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा ना टफ टाइम भी होगा आखिर पर। ठीक है। तो हो सकता है 2-3 हफ्तों के बाद हम उस स्टेज पर आ जाए जहां पर अब ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो शुरू में बड़ा आसान है। तो आप कहेंगे सर ये तो 5वीं 10वीं की क्लास के बच्चों का काम है कि हमने प्रिंट कर दिया, ये काम कर दिया, ये काम कर दिया, तो ये तो आसान है। तो अभी मैं आपको ना जो चीज बताता हूँ इसमें कि हमने वेरिएबल क्रिएट करने हैं। वेरिएबल क्रिएट किया यहाँ पर मैंने कि मैंने x = 5, x = 5 कर देता हूँ। तो मैंने ये वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है। तो मैंने अब इसका कोई कमेंट देना है कि ये मैंने क्या काम किया। तो आई क्रिएटेड, कमेंट्स जो है ये लाजमी देने हैं। जो भी कोड लिखे, जो भी एक, तो जब आपने किसी कोड को एक्सप्लेन करना है तो आपने क्या करना है, हैश साइन लगाना है, उसके बाद स्पेस देनी है, और उसको फिर क्या करना है आपने, उसके बाद कमेंट देना है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो x = 5। अब मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल होता क्या है। मेमोरी के अंदर ये एक स्पेस होती है। जब आपने लिखा x = 5, तो उसने 5 को x में स्टोर कर दिया। x एक स्पेस है मेमोरी के अंदर जहां पर 5 जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है। अब उस थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बेटा ये समझने वाली है प्रोग्राम में। तो उसके दो पोर्शन होंगे। ठीक है। ये मेमोरी है हमारी। इस तरह ये सो ऑन चलता रहता है नीचे तक, जैसे ये सेल्स बनते रहते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एड्रेस होता है। जैसे आप किसी घर में रहते हैं, उस घर का एड्रेस है। इसी तरह मेमोरी के उस पॉइंट का सेल है, एड्रेस है, कि जिस पे जाके वो चीज़ स्टोर होती है। ये एड्रेस आ गया। और यहाँ पर वैल्यू स्टोर होती है इस सेल के अंदर। ठीक है। ये वैल्यू स्टोर होती है। तो यहाँ पर अगर एड्रेस है, ये एड्रेस जो होता है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है। तो यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा और यहाँ पर
ये जो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर x5 लिखा है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये बाइनरी नंबर में स्टोर होता है, लेकिन आपको समझाने यहाँ पर मैं x लिख लेता हूँ, असल में ये x है ऊपर। ये x है और ये मेरे पास 5 है। तो अब ये मेमोरी में जाके स्टोर हो गया है। ये अब हमने वेरिएबल को स्टोर करवा दिया। अगर इसी वेरिएबल को मैंने प्रिंट करवाना हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट। इसको क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। ये देखिए एक्स को इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। तो वेरिएबल जो है ये इस तरह आ जाता है। अब इस ये जो कोड है ना, ये वाला कोड, ये मैं इससे ऊपर वाले सेल में भी लिख सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर एंटर में करूंगा, एंटर करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और इसको चलाऊंगा तो ये वो एक्स को ना प्रिंट कर देगा। अगर मैं प्रिंट नहीं भी लिखता, सिंपल मैं यहाँ पर एक्स लिख देता हूँ, तब भी ये एक्स को प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए मैंने और एक्स अकेला भी लिख सकूं, वेरिएबल में अकेला भी लिख दूं तब भी वो क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब ये जो मैंने ना इसकी टाइप, ये जो एक्स है इसमें स्टोर हुआ है, ये किस तरह स्टोर हुआ है, एक कैसा नंबर है जो एग्जैक्ट वैल्यूज है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ ना कि आपके घर के अफराद की तादाद कितनी है, तो कोई भी आप में से 3.5 नहीं बताएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जिनका आंसर हमने एग्जैक्ट नंबर बताना होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त मेरे पास जो स्टूडेंट ऑनलाइन है उनकी तादाद कितनी है, तो यहाँ पर कुछ 11 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग मी, तो हम 11 हैं। तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये 10.5 है, 10.3 है। तो वो नंबर जो एग्जैक्ट वैल्यूज को डिस्क्लोज करते हो, डिस्प्ले करते हो, वो क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स आर एग्जैक्ट वैल्यूज। और वो नंबर जिसमें पॉइंट्स की वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ आपका वेट कितना है, तो कोई कहेगा 43.5, कोई कहेगा 63.38। तो वो पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाती हैं। जो पॉइंट्स में वैल्यूज आती हैं वो फ्लोट वैल्यू कहलाती हैं या कंटिन्यूस वैल्यूज कहलाती हैं, वो कंटिन्यूस वैल्यूज होती है। ठीक है, तो इसी तरह हम जब भी कोई डेटा एंटर करते हैं ना, तो हमारे पास उसकी डिफरेंट टाइप्स होती है। डेटा जो है वो नंबर में हो सकता है। ठीक है, और नंबर के आगे डिफरेंट बहुत सारी इकसाम है, टीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, नंबर जो है वो पॉइंट्स में आते हैं, उनको फ्लोट बोलते हैं, फ्लोट हो सकते हैं। ठीक है, फिर ये हर लैंग्वेज के हिसाब से जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके हिसाब से डिफरेंट होते हैं, लेकिन वो नंबर होते हैं और टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा ये कॉमा और ये इस तरह, तो अब ये नंबर नहीं है, अब ये एक स्ट्रिंग है। तो ये स्ट्रिंग के ऊपर इस तरह का ये ऊपर शो हो रहा होगा। ठीक है, तो जब आपने कोई नंबर लिखना है तो बगैर स्ट्रिंग के लिखना है, और जब आपने स्ट्रिंग लिखनी है तो उसके साथ सिंगल कोट या डबल कोट भी लिख सकते हैं। ये एक्स के साथ आप डबल कोट्स भी ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए, अब क्या हो गया, ये डबल कोट्स लिखा तो अब भी इसको स्ट्रिंग लेगा। अब ये नंबर नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 5 और वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्स प्लस वाई लिख देता हूँ, एक्स प्लस जाएगा 3 आ जाएगा। वो इसलिए कि ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अपोस्ट्रोफी क्रिएट कर देता हूँ और ये कोट लगा देता हूँ, अब जब मैं इसको प्लस करूंगा तो वो क्या करेगा, इसके रिलेटेड मुझे एरर देगा। तो वो कहेगा कैन ओनली कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। वो कहता है कि इसको कॉनकैटिनेट करना है, इकट्ठे करना है, तो
स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर सकता है, इंटीजर जो है उसको नहीं कर सकता। अगर मैं ये दोनों को कर देता हूँ तो अब क्या करेगा, वो 53 बना देगा। ठीक है, 5 और 3 दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर दिया है। अब यहाँ पर याद रखिएगा बात बेटा, ये जो प्लस का साइन है ना, ये दो मकाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक, ये दो नंबर्स को प्लस करने के लिए, और दूसरा ये दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट मिलाने। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मुदस्सिर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ, और दोनों के दरमियान में स्पेस के लिए मैं एक अलहदा से एक वेरिएबल बना देता हूँ एस का, और इसमें स्पेस दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स प्लस एस प्लस वाई। अब क्या होगा कि अब वो मुदस्सर खान को करेगा, मुदस्सर को उसने मिलाया, कॉन्केटिनेट का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना। और वाई को भी उसने क्या किया, और उसके बाद एक्स के बाद एस है, और उसके बाद क्या है, वाई है। तो एस में क्या है, स्पेस है, और वाई में खान लिखा हुआ है। तो मुदस्सर एक्स वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और खान जो है वाई में, और जो स्पेस है वो एस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इस तरह बेटा हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल क्या है, एक मेमोरी के अंदर स्पेस है जहां पर हमने अपने डेटा स्टोर करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस एस प्लस वाई, हम उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अगर प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। बाज का एरर्स आ जाते, तो ऐसे प्रिंट करने से भी आ जाता है, और अगर प्रिंट की कमांड ना भी दे तो तब भी ये आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक दो चीजें सीखी अभी इसमें, कि ये इसकी टाइप्स क्या होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने टाइप कास्टिंग पढ़नी है। हमने क्या पढ़नी है, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होती है कि, और एक हम क्रिएट कर लेते हैं स्ट्रिंग। जैसे यहाँ एक्स में मैंने क्या स्टोर कर दिया, 5। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर इसकी टाइप मालूम की। मैंने एक्स की टाइप मालूम की, इस ये जो एक्स है ना, इसकी टाइप क्या है, इसकी डेटा टाइप क्या है, टाइप से मुराद है उसकी डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये बताता है इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। और अगर यहाँ पर मैं क्या लगा दे, ये देखिए यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के लिए str वो शो करता है। तो मैंने इसकी टाइप को चेंज करना है। तो मैं इसको टाइप को चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये स्ट्रिंग है तो मैं इसको ऐसे करता हूँ। मैं यहाँ पर कोड लिखता हूँ कि ये चूंकि स्ट्रिंग है, इसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ इसमें, इंटीजर में। और उसके बाद मैं वाई को प्रिंट करना चाहता हूँ। अब ये देखना, 5, उसके गिर्द मैंने सिंगल कोट्स या डबल कोट्स डाल दिया तो उसकी टाइप बन जाएगी स्ट्रिंग। जब भी हमने डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर कोई चीज भी लिखेंगे तो वो हमारी स्ट्रिंग होगी।
अच्छा, ये इसका ना टाइम अभी थोड़ा रह गया, तो थोड़ी देर बाद 3-4 मिनट बाद दोबारा इसको कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है? दोबारा आप आ जाइए, क्योंकि आज का लेक्चर हमने खत्म करना है। इसके बाद 2-4 मिनट तो और है। उसके बाद आप देखेंगे, इसकी मैंने टाइप मालूम की, तो मैंने लिखा टाइप ऑफ एक्स। इसके अंदर एक्स मैंने इंसर्ट कर दिया, और इसने और इसको मैंने प्रिंट किया, तो इसकी टाइप क्या आ गई? स्ट्रिंग आ गई। इसी एक्स की टाइप को मैंने चेंज करना है, तो मैं लिखूंगा एक्स और इसको लिखूंगा इंट। तो इसको ये इनपुट मिलेगी, और ये वाला फंक्शन क्या करेगा? इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? और ये इसकी टाइप, जो है ना, वो चेंज हो जाएगी। तो टाइप कास्टिंग आपको पता होनी चाहिए कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी वेरिएबल की जो टाइप है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है? अभी मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ, थोड़ी देर बाद आप फिर कनेक्ट होना है। लेकिन अभी इसके 6 मिनट बाकी हैं, तो 6 मिनट तक हम और पढ़ लेते हैं अभी। होता है ना, उसके बारे में आपने ये जो मैंने कुछ ये W3 स्कूल से ये कुछ लिखा है, ये आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अब ये देखिए, मैंने आप जैसे यहाँ पर मैंने एक्स लिखा या वाई लिखा है, मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। तो इसको आपने लेटर से स्टार्ट करना है, यानी कि ए बी से स्टार्ट करना है। आप इसको 1x नहीं लिख सकते, इसको 1x ऐसे नहीं लिख सकते, एरर देगा। इसको आप x1 तो लिख सकते हैं, लेकिन 1x नहीं लिखना। यानी कि जब भी आपने किसी वेरिएबल का नाम चूज करना है, तो वो वेरिएबल का नाम जो है वो अल्फाबेट से स्टार्ट हो, जो इंग्लिश की अल्फाबेट है उससे। A variable name cannot start with a number. आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। The variable name can only contain alphanumeric characters. इसमें आप अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज दे सकते हैं, ए से लेके जी तक, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक, ठीक है? और 0 से 9 तक, और अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक्स अंडरस्कोर ऐसे यूज कर सकते हैं, तो ये एक्स अंडरस्कोर जो है ना वेरिएबल कहलाएगा। अंडरस्कोर एक्स भी वेरिएबल है, ठीक है? तो स्पेशल करेक्टर इसके अलावा और कोई नहीं यूज करना, अंडरस्कोर के अलावा स्पेशल करेक्टर कोई भी नहीं यूज करना। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि अगर आपने एक वेरिएबल एक्स बनाया है और दूसरा भी एक्स बनाया और वो कैपिटल है और ये स्मॉल में है, तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट होगा, दोनों की मेमोरी में लोकेशन डिफरेंट होगी। अगर दोनों स्मॉल में है तो ओवर राइट हो जाएंगे, जो बाद वाला होगा उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, पहले वाले की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। और इसका जो वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव से मुराद ये होता है कि एज और एज में काफी फर्क है इसमें। ये जो एज है, ये और इस एज में फर्क है, और इस एज में आर थ्री डिफरेंट वेरिएबल। वेरिएबल्स नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ द पाइथन कीवर्ड्स, और ये बात याद रखना है। जैसे मैं पाइथन का कीवर्ड यूज करता हूँ, जैसे ये इंट लिखा हुआ है, जैसे टाइप लिखा हुआ है, जैसे ये प्रिंट है, तो इन रिजर्व वर्ड में से आपने, पाइथन के रिजर्व वर्ड में से आपने क्या करना है? वेरिएबल का नेम चूज नहीं करना। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं आपसे कह दूं कि इन नामों में से आपने नाम नहीं चूज करना, बाकी जो मर्जी नाम दे सकते हैं। और घर में अगर आपने कोई नाम रखते हैं घर वाले, तो वो फिर एक खास उसका एक क्या होता है, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न के हिसाब से घर में बच्चों के नाम रखे जाते हैं। इसी तरह वेरिएबल के नाम की कन्वेंशंस है, तो आपने नेमिंग कन्वेंशंस है उसको फॉलो करना है। और ये मैं आपके सामने यहाँ पर बताया, ये मैं आपके ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है? ठीक हो गया। ये वेरिएबल के नाम जो है ना, ये इस तरह रखने हैं। उसके बाद
आप ना मल्टीपल इसमें आपने याद रखना है कि मिसाल के तौर पर आपने क्या किया है। इस फाइल के अंदर आप आते हैं, ये कोड है, यहाँ पर आप लिखते हैं ऑरेंज। देखिए बेटा, नजर आ रहा है सबको? यहाँ पे लिखा है ऑरेंज, बनाना, चेरी। तो आपने यहाँ पे एक्स कोमा वाई कोमा जी इज इक्वल टू लिख दिया, तो ऑरेंज किस में स्टोर हो जाएगा? एक्स में। बनाना किस में स्टोर हो जाएगा? वाई में। और चेरी किस में स्टोर हो जाएगी? जी में। तो आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी एक टाइम में डिक्लेयर कर सकते हैं पाइथन में। ये आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर एक्स को प्रिंट किया, ये देखें, एक्स को प्रिंट किया तो क्या आया आपके पास? ऑरेंज आ गया। अगर आपने वाई को प्रिंट किया तो बनाना आ गया। और अगर आपने जी को प्रिंट किया तो चेरी आ गया। लेकिन आप इन सब के साथ जब प्रिंट लिखेंगे तो वो अलहदा अलहदा जो है ना इसको करेगा। देखिए, सबको अलहदा अलहदा किया। ठीक है, अच्छा बेटा, लेस देन 1 मिनट है, मैं भी इसको क्लोज करूंगा। आपको वीडियो अभी थोड़ी देर तक मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, बकिया जो है इंशाल्लाह कल, कल हम करेंगे, परसों इंशाल्लाह। ठीक है, परसों शाम को क्लास लेंगे। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।